नमस्कार, मैं डॉक्टर रमन शर्मा रमन अपने YouTube चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी का यह ह्यूमन डिजीज पार्ट 6 लेकर के आपके सामने। इसके 5 सेशन हो चुके हैं। आज 6वें सेशन की बारी है और क्लास को लाइव करने का समय भी देर रात का है। उसका कारण यह है कि आप सब खाली मिलते हो और क्लास को लाइव देख सकते हो, क्योंकि जो सवाल पूछते हो वो चालू सेशन में कमेंट सेक्शन का उपयोग करके आप पूछ लो। जो भी सवाल पूछना है उसी समय हम आपका उत्तर दे पाएं, क्योंकि आप उसके बाद जब सवाल व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर पूछते हैं तो फिर उसको लिख करके भेजना मुश्किल होता है। इसलिए क्लास में आप लाइव आकर के सवाल पूछें, वो ज़्यादा सही है। इसीलिए हमने क्लास के सेशन को इस समय पर लाइव किया। कोशिश हमारी है कि ये सेशन इस टाइम में आप उपलब्ध हो पाएंगे। आपके पास कोई जिम्मेदारी वाला काम नहीं होगा, इसलिए सेशन का समय ये रखा है। ह्यूमन डिजीज पार्ट 5 में हमने कई प्रकार के रोगों का डिस्कशन किया। बैक्टीरिया से होने वाले, वायरस से होने वाले, फंजाई से होने वाले। आज कुछ प्रमुख रोगों का डिस्कशन, 2 का डिस्कशन इस सेशन में करेंगे। हमेशा की तरह 5 सवाल होंगे और 5 सवाल का डिस्कशन सेशन के अंत में आपको करके और सेशन का समापन करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी है। तो चले हम सेशन की ओर और थ्योरेटिकल डिस्कशन में एक पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि हमारे पास या मनुष्य में होने वाले रोग जो होते हैं वो 1, 2, 3, 4, 5 तरह के रोग हैं। बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से, प्रोटोजोआ से, हेलमिंथ से। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधा कभी कभी पूछता है कि एथलीट फुट नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है। ऑब्जेक्टिव में उसके आंसर्स रहते हैं बैक्टीरिया से, वायरस से, फंजाई से या प्रोटोजोआ से। इसीलिए ये वाला पन्ना हमने इसमें ऐड किया कि एक साथ एक कंपैरेटिव स्टडी आप रखिए कि बैक्टीरिया से इतनी डिजीज, वायरस से इतनी, फंगस से इतनी, प्रोटोजोआ से इतनी और हेलमिंथ से इतनी। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे गए। थ्योरेटिकल डिस्कशन में आज हमने कालाजार कैसे होता है, कैसे ट्रांसमिशन होता है इसका, इसके लक्षण क्या हैं, ये सब कुछ आज आपके साथ डिस्कस करें। कौन इसको फैलाता है? भारत में इसको फैलाने की जिम्मेदारी बालू मक्खी की है। एक बात तो ये सैंड फ्लाई उसको कहते हैं, याद रखिएगा, बालू मक्खी से ये फैलता है। उसका नाम जो है फेल्बोटमस अर्गेटिप्स है, ये उसका नाम है। इसी के द्वारा सिर्फ कालाजार भारत में फैलता है। फेल्बोटमस अर्गेटिप्स, ये सिर्फ और सिर्फ भारत में कालाजार जैसे रोग को फैलाता है। इसमें कालाजार के केस में कुछ इस तरह का बॉडी के फेस पर दाने दाने जैसे उभार आपको दिखेंगे। दूसरी बात यह कि रिक्यूरेंट फीवर होगी, रिकरेंट फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, वीकनेस, स्प्लीन इनलार्जमेंट और एनीमिया होगा। यदि ये लक्षण आपको दिख रहे हैं, आपको कमजोरी लगी, आपको खाना अच्छे से नहीं पच रहा है, बार बार बुखार चढ़ता उतरता है, आपका तिल्ली या स्प्लीन जो है बड़ा हो गया है,
और आपके अंदर खून की कमी हो गई है, तो ये समझिए आप कालाजार से पीड़ित हो रहे हैं। कालाजार धीरे धीरे करके होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये प्रोग्रेसिंग इंडिजिनस डिजीज है, काज बाई प्रोटोजोअस पैरासाइट जीनस लिस्मेनिया। ये जीनस लिस्मेनिया के द्वारा होता है। फैलाने की जिम्मेदारी जो है इस सैंड फ्लाई पर होती है। लिस्मेनिया पेट के अंदर जब जाता है तब आपको रिकरेंट फीवर होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, वीकनेस होगी, स्प्लीन होगा, इनलार्जमेंट होगा और एनीमिया होगा। इंडिया में डोनोवानी इज द ओनली पैरासाइट काजिंग दिस डिजीज। लिस्मेनिया की एक ही डोनोवानी स्पीसीज कालाजार को फैलाती है। द पैरासाइट प्राइमरली इन्फेक्ट द रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। सबसे पहले यह एंडोथेलियल सिस्टम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी पार्ट हैं उनको प्रभावित करता है। तो लिस्मेनिया की स्पीसीज जितना आपके लिए जरूरी है उसमें ग्रीन टिक लगा हुआ है, दोनों वाली स्पीसीज के द्वारा फैलता है। ट्रांसमिशन करने की जिम्मेदारी सैंडी फ्लाई की है, बालू मक्खी की है। इंडियन कालाजार हैज यूनिक एपिडेमियोलॉजिकल फीचर ऑफ बीइंग आर्थोपोनिक। फीमेल सैंड फ्लाई पिक अप द पैरासाइट व्हाइल फीडिंग ऑन द इन्फेक्ट ह्यूमन होस्ट। ये सैंड फ्लाई का सिर्फ इतना काम है कि मान लीजिए किसी बगल वाले को कालाजार है, तो ये फ्लाई वहां से उसके पैरासाइट को उठा करके दूसरे मनुष्य में पहुंचा देती है। बस ये ट्रांसफर करती है सैंड फ्लाई। डेवलपमेंट एंड मल्टीप्लिकेशन इन द गट ऑफ सैंड फ्लाई एंड मूव द माउथ। ये इसके प्रोटोजुआ को लिस्मेनिया को लेकर के डोनोवानी स्पीसीज को अपने माउथ में जब ले लेती है तो इसके गट वाले रीजन में इसका प्रोग्रेशन होता है, वृद्धि होती है, और फिर ये पैरासाइट जैसे इसके माउथ से बाहर निकलते हैं ये फ्लैजिलेटेड कंडीशन में पहुंच जाते हैं, यानी फ्लैजिला हो जाता है, यानी चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। हेल्दी ह्यूमन होस्ट गेट इन्फेक्शन व्हेन एन इन्फेक्टिव सैंड फ्लाई वेक्टर बाइट्स देम। और ये मक्खी जब गट में इसके ये लिस्मेनिया की डोनोवानी स्पीसीज पूरी तरह से फ्लैजिलेट हो जाती है और दूसरे मनुष्य को काटती है जो स्वस्थ है, ये उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं। बाहर से देखने पर कुछ इस तरह के डार्ट्स, पिंपल्स टाइप के आपके चेहरे पर दिखाई दें तो आप समझ लीजिए कालाजार है। तो तीन प्रमुख बातें ही हैं इसमें। एक तो किसके द्वारा होगा, हमने बता दिया वो सैंड फ्लाई है, ये ट्रांसमिशन एजेंट है, लेकिन फैलाया किसके द्वारा जाएगा, लिस्मेनिया डोनोवानी के द्वारा फैलाया जाएगा, लिस्मेनिया डोनोवानी। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये प्रोटोजुआ होता है। कैसे फैलता है, पहले ये इन्फेक्टेड आदमी को जब ये मक्खी काटती है सैंड फ्लाई तो उसके गट में इसके पैरासाइट चले जाते हैं और गट में तब तक रहते हैं जब तक उनमें फ्लैजिला नहीं आ जाता। और जैसे फ्लैजिला आता है ये मक्खी किसी स्वस्थ मनुष्य को काटती है और फ्लैजिलेटेड ये बार मनुष्य के ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर के कालाजार, कालाजार में जो स्ट्रक्चर आपका बनेगा, यह पेट इस पोजीशन में पहुंच रहा है और लगातार आप बुखार से पीड़ित हैं, ये देख रहे हैं, एक्सेस ग्रोथ पेट की हो रही है, इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन के कारण होता है, इनलार्जमेंट लीवर का हो सकता है, रात में पसीना भी आ सकता है, सीवियर टेम्परेचर और इरेगुलर बाउट्स ऑफ फीवर दैट कैन बी लास्ट फॉर वीक। इतना टेम्परेचर हो जाएगा कि आपके शरीर में दाने आ सकते हैं, जैसे ये है कालाजार का। ब्लीडिंग भी हो सकती है,
बेकिंग ऑफ स्किन होती है, स्केली स्किन हो जाती है, खुरदुरी हो जाएगी, डार्क एसन स्किन हो जाएगी, कफ बनेगा, कमजोरी आएगी, सब टेंटियल बीट लॉस हो जाएगा, क्रम से बीट जो है वो घटेगा। तो ये कालाजार के लक्षण। एक और रोग पर ज्यादा सवाल पूछता है जिसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। इसका दूसरा नाम ट्रिपैनोसोमियासिस है। याद कर लीजिए, ट्रिपैनोसोमियासिस या निद्रा रोग हिंदी में इसको कहते हैं। ये वेक्टर बना हुआ है, देख रहे हैं? ये वेक्टर उस प्रोटोजोआ को, ट्रिपैनोसोमा को अपने माउथ में लेकर के दूसरे मनुष्य तक फैलाता है। जरा काटने के बाद ये पोजीशन होती है। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस में हेडेक आपको महसूस होगा, बुखार लगेगी, लिम्फ नोड जो है वो बढ़ेगी, मसल्स में पेन होगा, लार्ज सोर ऑन साइट ऑफ द टेस्टिस बाइट, जहां भी ये काटेगा, ये देख रहे हो, इस तरह से वहां घाव जैसा महसूस होता है। यदि ऐसे घाव काटने के बाद आपको लगे तो आप समझ लीजिए कि आप स्लीपिंग सिकनेस की कंडीशन में, निद्रा रोग की कंडीशन में, आपकी स्किन इचिंग हो जाएगी, वजन आपका घटना शुरू हो जाएगा और बहुत ज्यादा मैलायर इच हो जाएगा, मतलब एक सिरदर्द और निराशा जो मन में आएगी वो हो जाता है। तो ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का ये उदाहरण। दो रोगों के बारे में हमने आपको बता दिया। ट्रिपैनोसोमियासिस ट्रिपैनोसोमा के द्वारा होता है, ये ध्यान रखिएगा, ट्रिपैनोसोमा। ये ट्रिपैनोसोमा ये भी प्रोटोजोआ के द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है। अब चलें उन 5 सवालों की ओर जिस पर आज विस्तार से हम डिस्कशन करेंगे। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा, निम्नलिखित में से किस रोग को हड्डी तोड़ बुखार, हड्डी तोड़ बुखार या ब्रेक बोन फीवर, ब्रेक बोन फीवर के रूप में भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस रोग को हड्डी तोड़ बुखार, ब्रेक बोन फीवर के रूप में भी जाना जाता है? क्या उसको ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या इसको इन्फ्लुएंजा कहते हैं, इन्फ्लुएंजा कहते हैं? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या उसको लेप्रोसी या कुष्ठ रोग कहते हैं? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या उसको कांगो बुखार, कांगो एक बुखार है, कांगो फीवर, कांगो बुखार कहते हैं? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या उसको डेंगू कहते हैं? इसमें से 4 में से एक ही ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन कमेंट सेक्शन में कीजिए, नहीं तो हम पूरी हिस्ट्री इस बुखार की, जो इसका सही ऑप्शन है, इस बुखार की, चाहे कांगो हो, चाहे कुष्ठ हो, चाहे इन्फ्लुएंजा हो, चाहे डेंगू हो, इसको आज विस्तार से डिस्कस करेंगे। बच्चों, दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर, ट्रिपैनोसोमा से हो सकता है, ट्रिपैनोसोमा से हो सकता है, ये दूसरा सवाल जेल प्रहरी में वन रक्षक की परीक्षा में पूछा, ट्रिपैनोसोमा से हो सकता है गठिया रोग हो सकता है क्या? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या
एनीमिया हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या, चिकनगुनिया हो सकता है, अस्थमा हो सकता है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या, नींद की बीमारी हो सकती है। चूंकि थ्योरेटिकल डिस्कशन में इस पर हमने बात की है, इसलिए निश्चित रूप से आप इसका उत्तर देंगे। और जो इसका थ्योरेटिकल डिस्कशन होगा ये हम दूसरे प्रश्न के साथ ऐड करेंगे। बच्चों, तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस रोग को काला बुखार के नाम से, काला बुखार के नाम से भी जाना जाता है। पीएनएसटी ने सवाल पूछा, निम्नलिखित में से किस रोग को काला बुखार के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन दे रहे हैं निमोनिया, बी ऑप्शन दे रहे हैं काला जार, सी ऑप्शन दे रहे हैं तपेदिक, इसको टीबी भी बोलते हैं, और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वो फ्लू है। सोच समझ कर जवाब करिएगा। निम्नलिखित में से किस रोग को काला बुखार के नाम से भी जाना जाता है। क्या वो निमोनिया है, को काला जार है, क्या तपेदिक है, क्या फ्लू है। और कारण भी बताइएगा, जो इसका आंसर दीजिए कारण बताइए क्यों इसी रोग को कह रहे हैं। अभी इसका डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं। बच्चों, चौथा सवाल आपके स्क्रीन पर, HIV जो एड्स का कारण बनता है, जो एड्स का कारण बनता है, सबसे पहले निम्न में से किस कोशिका को, नीट का सवाल, निम्न में से किस कोशिका को नष्ट करना शुरू करता है। HIV में जो एड्स का कारण बनता है, सबसे पहले निम्न में से किस कोशिका को नष्ट करना शुरू करता है। ए ऑप्शन दे रहे हैं उसका क्या हुआ, लिम्फोसाइट बी है, लिम्फोसाइट बी है। बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या हुआ, हेल्पर टी लिम्फोसाइट है। सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या हुआ, थ्रोम्बोसाइट्स है, थ्रोम्बोसाइट्स है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या हुआ, सी साइटोटॉक्सिक सेल्स है, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स। HIV जो एड्स के कारण बनता है, सबसे पहले निम्न में से किस कोशिका को नष्ट करना शुरू करेगा। क्या वो लिम्फोसाइट बी है, क्या वो हेल्पर टी है, क्या वो थ्रोम्बोसाइट्स है, या टी साइटोटॉक्सिक सेल्स है। सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए।
इसका एक कंप्लीट डिस्कशन आज हम आपके साथ चौथे सवाल में करेंगे। बच्चों, सेशन का अंतिम सवाल, पांचवा सवाल, ग्रेप्स रोग पर है। ग्रेप्स रोग यानी ग्रेप्स डिजीज। निम्नलिखित में से किस ग्रंथि के हाइपर सेक्रीशन के कारण होता है? यह सवाल मध्य प्रदेश रेलवे में की परीक्षा में पूछा गया। ग्रेव्स रोग निम्नलिखित में से किस ग्रंथि के हाइपर सिक्रीशन के कारण होता है? सही जवाब बताइएगा। क्या वो ग्लैंड जो है वो थायराइड है? थायराइड ग्लैंड है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह ग्लैंड एड्रीनल या आधिपिक है? एड्रीनल ग्लैंड है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो पैनक्रियाज है? ग्रेव्स रोग किसके हाइपर सिक्रीशन से होता है? मतलब कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो ज्यादा सिक्रेट करने लगती है उस हार्मोन को और उसके कारण ग्रेव्स रोग होता है? इस पर सोच विचार कर करिए जवाब। ग्रेव्स रोग का सही जवाब कमेंट सेक्शन में भेजिए, और नहीं बनता तो इसका एक कंप्लीट डिस्कशन हम करेंगे आपके साथ। अब हम सीधा आपको पहले सवाल पर ले चलते हैं और उसका थ्योरेटिकल डिस्कशन, उसके साथ 2-4 सवाल और आपको समझाते हैं। निम्नलिखित में से किस रोग को हड्डी तोड़ बुखार, ब्रेक बोन फीवर के रूप में भी जाना जाता है? इसका सही जवाब है डेंगू। डेंगू जिसको हुआ हो या डेंगू के बारे में जो जानते हो उन्होंने सही जवाब किया होगा। डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हैं। चलिए डेंगू के बारे में विस्तार से आपको समझाते हैं। डेंगू जो है विषाणु डेंगू वायरल डिजीज है। ये लिख लीजिए पहले पॉइंट में, डेंगू वायरल डिजीज है। मतलब ये वायरस के द्वारा होती है, ये भी एक सवाल पूछा गया। दूसरे पॉइंट में, डेंगू का वायरस जो है सीधा मनुष्य के अंदर नहीं घुसता, तो फिर ये मनुष्य के अंदर जाता कैसे है? ये इस प्रश्न का जवाब ये है कि डेंगू वायरस को फीमेल मॉस्किटो मादा मच्छर द्वारा फीमेल मॉस्किटो द्वारा मनुष्य के बॉडी में इंटर किया जाता है। मतलब ये दूसरा पॉइंट ये समझा रहा है कि सीधा वायरस मनुष्य के शरीर में नहीं जाता, इसको फैलाने के लिए एक मच्छर, वो भी मादा मच्छर होना चाहिए। एक सवाल में ये पूछा कि डेंगू किस फीमेल मॉस्किटो के द्वारा होता है? तीसरे में उसका जवाब ले लीजिए, जिसे एडीज इजिप्टी कहा जाता है। इसका नाम एडीज
इजिप्टी। मतलब वो मादा मच्छर जो है वो एडीज इजिप्टी है। ये भी सवाल पूछा। एक सवाल में पूछा गया, एमपीपीएससी ने पूछा कि डेंगू वाला जो मच्छर है या जिस मच्छर से डेंगू रोग उत्पन्न होता है, यह दिन में काटता है कि रात में? इसका जवाब ले लीजिए चौथे में। आमतौर पर एडीज मॉस्किटो दिन के समय काटते हैं। एक सवाल में यह पूछा गया कि मच्छर काटने के क्या तुरंत बाद उसके लक्षण प्रकट होते हैं कि कुछ वक्त लगता है? इसका जवाब भी ले लीजिए कि मच्छर द्वारा काटे जाने काटे जाने के 6 से 10 दिनों के बाद ही बीमारी पता लगती है। एक परीक्षा में पूछा गया कि डेंगू वायरस कितने प्रकार के होते हैं? ये भी जवाब लीजिए 6वें नंबर पर। ये डेंगू वायरस या विषाणु 4 प्रकार के होते हैं। जिनको क्रमशः DENV 1, DENV 2, DENV 3 और DENV 4 के नाम से जाना जाता है। मतलब ये 4 प्रकार के डेंगू वायरस होते हैं और इनकी संरचना में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। डेंगू वायरस 1, डेंगू वायरस 2, डेंगू वायरस 3, डेंगू वायरस 4 प्रकार के होते हैं। अब ये डेंगू वायरस एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में कैसे जाता है, ये भी एक सवाल था। तो इसको लिख लीजिए 7वें पॉइंट पर कि यह बीमारी तब फैलती है जब वह मच्छर वो मच्छर मतलब एडीज इजिप्टी, जब वह मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है और वायरस व्यक्ति के रक्त प्रवाह के जरिए फैलता है। मान लीजिए किसी को डेंगू बुखार है, इसलिए ये लाइन ये ANM की परीक्षा में पूछा गया। उसने कहा क्या यह
वायरस जो है खांसने से, छींकने से, बाहर आने से ऐसे फैल जाएगा? इसका जवाब ये था कि ये स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा तभी वायरस दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में जाएगा, पर जाएगा तो ये ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है या उसके खांसने से वायरस बाहर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। इस बात को ये स्पष्ट करता हुआ 7वां बिंदु था। तो 7 पॉइंट पर 7 प्रकार के सवाल डेंगू से जुड़े हुए पूछे गए, 7 का डिस्कशन हमने लिख दिया है। आप इसको एक बार पढ़ेंगे और कभी भी भविष्य में इस तरह का सवाल आपके दिमाग के सामने आएगा तो आप निश्चित रूप से उसका उत्तर कर पाएंगे। बच्चों, दूसरा सवाल अभी हमने डिस्कस किया अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस के बारे में। वो ट्रिपैनोसोमा के द्वारा होता है, उसको नींद की बीमारी से होता है। इसका विस्तार से डिस्कशन हम थ्योरेटिकल डिस्कशन में कर चुके हैं। यह पैरासिटिक डिजीज है। पहला पॉइंट लिख देते हैं कि यह परजीवी जन्य बीमारी है। यह भी सवाल था, परजीवी जन्य। ट्रिपैनोसोमा ब्रूसे, ट्रिपैनोसोमा ब्रूसे के कारण होती है। अब ट्रिपैनोसोमा ब्रूसे में भी 2 जातियां हैं। मनुष्यों को संक्रमित कर सकने वाले परजीवी 2 तरह के होते हैं या 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं TBG। इसको यदि आप लिखेंगे तो ये लिखेंगे ट्रिपैनोसोमा ब्रूसे गैम्बियंस TBG, तथा दूसरा है ट्रिपैनोसोमा ब्रूसेरोडिसियस इसको शॉर्ट में TBR कहते हैं। TBR। ये दोनों सवाल TBG और TBR ये नीट की परीक्षा में पूछे गए कि मनुष्यों को संक्रमित कर सकने वाले परजीवी 2 प्रकार के होते हैं। उन परजीवियों में एक में ऑप्शन दिया था सिर्फ TBG, बस इतना लिखा था, या तो TBG या TBR या दोनों, या चौथे में लिखा था ना। तो यह परजीवी जन्य बीमारी होती है, ट्रिपैनोसोमा ब्रूसे के कारण होती है। मनुष्यों को संक्रमित कर सकने वाले परजीवी 2 प्रकार के होते हैं, एक को TBG कहते हैं, एक को TBR कहते हैं। और चौथा पॉइंट कि इसका नाम, इस बीमारी का नाम अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमियासिस है, या
स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। बस 4 पॉइंट पर इस सवाल को ध्यान में रखिएगा, कहीं से भी घुमाएगा इससे जुड़े हुए सवाल इतने ही बनते हैं। बच्चों, तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर। इसमें हम चाहते हैं कि हमने थ्योरेटिकल डिस्कशन में इसको कौन फैलाता है, इसका विस्तार से डिस्कशन नहीं किया है। हम यहां चाहते हैं कि उसका डिस्कशन आपके साथ कर दें। काला बुखार काला जार के नाम से जाना जाता है। बी इसका सही आंसर होगा। आइए, जिसके द्वारा होता है, यह होता है, यह रोग, उधर लिखा है लिस्मेनिया, लिस्मेनिया डोनोवानी, डोनोवानी द्वारा होता है। लिस्मेनिया लोनोवानी पर जो सवाल है उसका एक एक करके हम डिस्कशन दे देते हैं। यह यानी लिस्मेनिया डोनोवानी, डोनोवानी परजीवी प्रोटोजोआ है, परजीवी प्रोटोजोआ है। यह किस क्लास में आता है, यह सवाल पूछा गया नीट में। लिस्मेनिया डोनोवानी परजीवी प्रोटोजोआ है, पर किस क्लास में आता है यह पूछा, तो यह नोट कर लीजिएगा, जो मैस्टिकोफोरा, जो प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन करोगे तो एक क्लास मैस्टिकोफोरा आएगी, जो मैस्टिकोफोरा में, मैस्टिकोफोरा में आता है। तीसरा एक पॉइंट, क्या यह प्रकृति में एक ही रूप में पाया जाता है कि 2 रूपों में पाया जाता है कि बहुत सारे रूपों में पाया जाता है? यह जेल प्रहरी में सवाल पूछा। तो इसको लिख लीजिएगा, यह मानव परजीवी, यह मानव परजीवी 2 रूपों में पाया जाता है। 2 रूपों में पाया जाता है, अर्थात डाइजेनेटिक होता है, डाइजेनेटिक 2 रूपों में है तो डाइजेनेटिक होगा। यह एक सवाल में पूछा है एमपीएसआई में कि यह किस मक्खी से फैलता है। बहुत सारी मक्खियों के नाम लिखे थे, तो उसमें एक ही जवाब सही था। लिखिएगा, यह बालू मक्खी से, बालू मक्खी से, या सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई से फैलता है। यह कहां कहां शरीर के किस किस अंग में आक्रमण करता है? कई सवाल इससे जुड़े हुए पूछे गए, उसको हम 5वें पॉइंट में लिखे देते हैं, आप इसको पढ़िएगा। यह त्वचा में यानी स्किन में, यह मुंह में, माउथ में, गले में, नाक में, लीवर में, लसिका यानी लिम्फ में, स्प्लीन, स्प्लीन में, साथ ही साथ बोन मैरो में,
बोन मैरो को प्रभावित करता है। देखा, इसका जब इन्फेक्शन होगा लेशमैनिया डोनोमानी का, तो ये परजीवी प्रोटोजोआ कोई जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन में हो, या ये भी जरूरी नहीं है कि इन ऑर्गनों में ना हो। तो याद रखिएगा, त्वचा पर, माउथ पर, गले पर, नोज पर, लीवर, लिम्फ और स्प्लीन के साथ साथ बोन मैरो को प्रभावित करता है। खतरनाक बुखार है। और इसका प्रमुख एक लक्षण है, मान लीजिए कालाजार हो गया तो नाक से खून का आना, नाक से खून आना, सांस लेने में कठिनाई होना, सांस में कठिनाई होना, मुंह में छाले आना, छाले आना, इसके प्रमुख लक्षण हैं। तो ये याद कर लीजिएगा 6 पॉइंट। कई जो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछे गए उनको सबको एक साथ करते हुए 6 पॉइंट पर लिशमैनिया डोनोमानी अभी तक में जितने बार पूछा गया, जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां भी पूछा गया, वो घुमाता हुआ एक ही सवाल को कई तरीकों से पूछा गया, उन सभी तरीकों के जवाब हमने आपको डिस्कशन नंबर 3 में दे दिए। इसको अच्छे से नोट्स बना करके पढ़ने की कोशिश करिएगा, बढ़िया आप ह्यूमन डिजीज पर सवाल ईमानदारी से कर पाएंगे। बच्चों, चौथा सवाल हमने पूछा, एचआईवी जो एड्स का कारण बनता है, सबसे पहले निम्न में से किस कोशिका को नष्ट करना शुरू करता है? नीट में सवाल, पीएनएसटी में सवाल ये पूछा। इसका सही जवाब था चौथे सवाल का हेल्पर टी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट की जब रचना आप पढ़ोगे तो उसमें एक ये टाइप ऑफ लिम्फोसाइट में एक हेल्पर टी लिम्फोसाइट होता है। ये ब्लड वाले चैप्टर को जब हम पढ़ाएंगे तो आपको विस्तार से समझाएंगे। जो अभी की जानकारी है वो आप चौथे सवाल पर लीजिए कि हेल्पर टी लिम्फोसाइट, हेल्पर टी लिम्फोसाइट पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। जब एचआईवी वायरस का, एचआईवी का संक्रमण होता है। अब ये टी लिम्फोसाइट हमारे शरीर से में कौन सा काम करती हैं ये पता हो तो दूसरा पॉइंट लिख दें। ये भी सवाल पूछा, टी लिम्फोसाइट का काम या कार्य शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होता है। अब सोचिए, टी लिम्फोसाइट पूरे शरीर से खत्म हो गई, मर गई। अब एड्स का वायरस अंदर चला गया तो आपके शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक है, जो इम्यूनिटी थी, वो समाप्त हो जाती है। तीसरे पॉइंट में लिखिएगा कि टी लिम्फोसाइट के जाने से, ये भी सवाल इस तरह से पूछा, टी लिम्फोसाइट के मर जाने से मनुष्य की इम्यूनिटी, पावर ऑफ इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। अब जब आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो गई या आप अंदर से कमजोर हो गए तो जो भी रोग आएगा, चाहे सर्दी हो,
चाहे जुकाम हो, चाहे कैंसर हो, कोई भी रोग होगा, वो बड़े आराम से उसके कीटाणु आपके शरीर में डेवलप हो पाएंगे और आप उस बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं। मतलब चौथे पॉइंट में लिखिए कि बॉडी जो है, बॉडी यानी शरीर कमजोर हो जाता है, कमजोर हो जाता है और कई रोग एक साथ आक्रमण कर सकते हैं। कई रोग एक साथ आक्रमण कर देते हैं, और जब कई रोग, एड्स से उतना खतरा नहीं है, जो बाहरी रोग आक्रमण करके फिर जान को ले लेते हैं। तो ये है एड्स। एड्स में सबसे बड़ा जो कारण है, उसको लिम्फोसाइट को लेना है। लिम्फोसाइट रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जिम्मेदार होती है, और जब लिम्फोसाइट समाप्त हो जाती है तो कोई भी रोग आसानी से हमारे शरीर में घर कर जाता है। बच्चों, अंतिम सवाल, ग्रेव्स रोग। आपको बता दें, थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन निकलता है, और वही थायरॉक्सिन का सेक्रेशन बढ़ जाए, यानी हाइपर सेक्रेशन हो जाए। ध्यान रखिएगा, उसी पॉइंट को हम यहां लिख देना चाहते हैं 5वें पॉइंट में। यदि बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा बनता है, तो ग्रेव्स डिजीज होते। यदि बॉडी में हार्मोन एक तो रेगुलेट होना चाहिए, कम ना हो ना ज्यादा हो। ये हार्मोन यदि ज्यादा निकल गया, थायरॉक्सिन ज्यादा निकल गया, तो ये ग्रेव्स की डिजीज होगी। इसके कारण मेटाबॉलिज्म का रेट मेटाबॉलिज्म मतलब उपापचय की गति बढ़ जाती है, मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाती है। तो जब मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगी तो आदमी हर समय खाना मांगेगा। खाना पचा पाए कि ना पचा पाए, लेकिन मांगता खाना ही खाना रहे। ऐसे बहुत सारे लक्षण, मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाता है। तीसरे में बॉडी का वेट अनबैलेंस हो जाता है। अब जब इस रोग के बारे में आप विस्तार से पढ़े रहेंगे, तो जो बाकी परीक्षाओं में इसी सवाल को लेकर के घुमाता है, वो नहीं घुमा पाएगा। आप कोई भी परीक्षा दे, सवाल करीब करीब एक जैसे ही होते हैं, सिर्फ एग्जामिनर उस सवाल को तोड़ मड़ो करके आपके सामने रखता है, फिर आप नहीं कर पाते हो। तो इससे मान लो ये पूछ दे कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसका सिक्रीशन मेटाबॉलिज्म के या उपापचय के रेट को बढ़ा दे, तब भी उत्तर थायराइड होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन ही उसका जवाब होगा। तो बॉडी का वेट अनबैलेंस हो जाता है। और एक लक्षण और विशेष कर चेक करिएगा, जिसमें हाइपर सिक्रीशन होगा थायरॉक्सिन का, उसकी आंखें निकली हुई दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि आंख निकाल करके और बाहर रख दी गई। तो ये भी पॉइंट नोट करिएगा, ऊपरी पलक के ऊंचा हो जाने से, ये वाला पलक देखिए, ये वाला यदि ऊंचा हो जाए ऐसे, तो हमारी आंख देखिए, ऐसा करिए आप, यदि ऊपरी पलक को ऊपर कर दिया जाए, ये भी लिख लीजिए, यदि ग्रेव्स रोग होता है, ऊपरी पलक आंख की ऊपर चली जाती है, और आंखें निकली
या कह लीजिए आंखें बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं। बड़ी आंखें दिखाई देना ये कोई फैशन वाला आंख नहीं है कि बड़ी आंखें हैं बहुत सुंदर लग रहे हो। बड़ी बड़ी आंखों का दिखाई देना है पलक का ऊपर जाना। और पलक जब थायराइड या थायरॉक्सिन हार्मोन अत्यधिक मात्रा में सेक्रेट करता है तो पलक ये ऊपर चली जाती है, आंख बड़ी नहीं होती, पलक ये ऊपर जाती है, आंख बड़ी दिखाई देती है। तो ये विशेष जानकारी चौथे पॉइंट में हमने शामिल कर दिया। अब बच्चों कुछ ही देर में 11 बज जाएंगे, आप इसको पढ़ लीजिए। नोट्स आज नहीं बनाना तो आज मत बनाइए। आज पढ़ने के बाद जब मॉर्निंग में आप उठिए तो इसका नोट्स तैयार करिए और कल सुबह हमें भेज दीजिए। हम देखेंगे उसको कौन कितना बढ़िया इसका नोट्स, और किताबों की मदद लीजिए, बेहतरीन नोट्स बनाइए। आज के सेशन को अब यही रोकते हैं। कैसा लगा सेशन ये जरूर आप अपने कमेंट सेक्शन में कीजिए। कैसा रहा डिस्कशन ये भी लिखिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में नए चैप्टर के साथ। क्योंकि आज ये लास्ट सेशन है ह्यूमन डिजीज का, फिर नया चैप्टर लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे कल ठीक 10 बजे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।